नमस्कार। मैं अपने आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, इस पे स्वागत करता हूँ। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारे विश्व में ज्योतिष के ऊपर किस किस देश में और किस किस साइंटिस्ट ने रिसर्च की। विदेशों में जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इसको एक मानव शरीर को एक चलते फिरते टरबाइन के रूप में माना है। इसमें असंख्य नाड़ियाँ हैं और इसके साथ वायुमंडल के जो कण होते हैं, वायुमंडल के जो ऊर्जा के कण होते हैं, वो इसको किस तरह से प्रभावित करते हैं और इस पर अपने भारत में ऋषि मुनियों ने कितना वर्क किया था, इसकी गंभीरता आपको इनकी रिसर्चों से पता लगेगी कि जो विज्ञान हमारे यहाँ 5000 साल पहले जो सिद्धांत थे उनको अब ये सब लाने का प्रयास कर रहे हैं पश्चिमी देशों में वैज्ञानिक। और उसमें ये है कि जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं ये जब ब्रह्मांड में घूमते हैं तो जब ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं या पृथ्वी इनकी परिक्रमा करती है तो उसमें से जो कण निकलते हैं, जो आयन निकलते हैं, जो ऊर्जा निकलती है, जो विद्युत कण होते हैं, वो एक व्यक्ति के शरीर को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में विदेशों में अब काफ़ी रिसर्च हुई है। और उन्होंने ये माना है कि हमारे शरीर के अंदर 75,000 अरब कोशिकाओं का समूह मिलके एक शरीर को बनाता है और हर कोशिका में एक एनर्जी होती है जिसको इन लोगों ने 60 से 90 मिली वोल्ट विद्युत चार्ज होता है और जो हमारे शरीर में दौड़ता है, जिसको कि अब हम लोग देखते भी हैं 60-90 जो वोल्ट होता है, उसको टेस्टिंग की भी बहुत प्रक्रियाएं आ गई हैं। और इनके अंदर जो वो विद्युत चार्ज होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर जो रक्त में आयरन होता है उसके ऊपर इनका आवेश होता है, ऋण आवेश और धन आवेश उसके ऊपर होता है। तो ब्लड के साथ जब ये सर्कुलेट होता है तो इन सब चीज़ों को उन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को हीमोग्लोबिन में जो आयरन है उसके ऊपर इन लोगों ने महसूस किया और इस पर जो रिसर्च हुई है। तो ये जो आयरन ब्रह्मांड में जो हवा के साथ आयन जो मूव करते रहते हैं, ये हवा के साथ हमारे फेफड़ों में जाते हैं जब हम सांस लेते हैं। तो जो ऋण आयन होता है वो हमारे फेफड़े शोषित करते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ जो हमारा आयरन होता है उस पर जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश को तो ये ऑक्सीजन के द्वारा लेते हैं और जो उसके अंदर धन आवेश बनता है उसके विपरीत में वो बाद में हमारे शरीर में घूमते हुए हमारे शरीर से निकल के और कोशिकाओं के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। इसके ऊपर सारी रिसर्च हुई है। तो इसमें जो विद्युत आवेश सभी कोशिकाओं में अपनी क्षमता के अनुसार अवशोषित कर लेती है और उसके बाद ये आवेश त्वचा से बाहर निकल जाता है। इसके बारे में सबसे जो अच्छी रिसर्च, वैसे तो बहुत देशों में हुई है, लेकिन जिसको हम सबसे अच्छी रिसर्च मानते हैं वो फ्रांस में स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में डॉक्टर फ्रेड बॉयज ने इस पर रिसर्च की और एक किताब भी लिखी, द बायोलॉजिकल कंडीशन क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो आयनों के अंदर, जो हवा के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो आयन होते हैं उसको हमारा शरीर किस तरह से अवशोषित करता है और वो हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन के साथ किस तरह से सर्कुलेट करता है और उसकी प्रॉपर्टी ग्रहों का और उन आयनों का हमारे शरीर पे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके भारतीय ज्योतिषियों ने जो इस पर अध्ययन किया उसके ऊपर भी उन्होंने रिसर्च की और ये उन्होंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिए। अब इसमें से सिर्फ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे वेदों में कहा जाता है, हम लोग अपने ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि इस कुंडली में शनि नीच का है। अब शनि नीच का ये एक सूत्र हो गया कहने के लिए, ज्योतिष में एक टेक्निकल वर्ड हो गया
कि शनि नीच का है। आम आदमी हो सकता है इसको न समझ पाए, लेकिन शनि नीच का कहने का अर्थ होता है कि पृथ्वी से शनि की उस टाइम पे, उस डिग्री पे, उस मोमेंट में जब वो बच्चा पहली सांस लेता है तो उससे शनि की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और उसका प्रभाव उसके ऊपर ये पड़ता है कि उसमें आयरन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी घट जाती है और इसीलिए वो जब हीमोग्लोबिन में आयरन डाउन होता जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी शॉर्ट हो जाएगा और आदमी बीमार होने लगेगा। अब इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ये परंपरा में डाल दिया कि शनि नीच का है, इसका मतलब आप लोहे के बर्तन में खाना खाओ, आप अंगूठे की नाल का छल्ला पहनो, घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा के छल्ला पहनो। क्यों? क्योंकि जो लोहा पानी के अंदर डूबा रहता है, नाव में रहता है, वो ब्रिस्टल हो जाता है। घोड़े की नाल में जो लोहा लगा हुआ होता है वो भी ब्रिस्टल हो जाता है और उसकी अंगूठी जब आप पहनते हैं तो वो आपकी बॉडी में स्किन के थ्रू सॉल्युबल होके, और जब आप लोहे के बर्तनों में खाना खाते हैं तो वो आपके अंदर आयरन की पूर्ति करता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये डिस्क्रिप्शन न देके उन्होंने सीधे इतना विज्ञान का सरलीकरण किया था कि अगर आप उन पद्धतियों को, उन सिद्धांतों को मान के चलते हैं तो आपके जीवन में ये दोष आते ही नहीं, उनके समाधान हो जाते हैं। बात इसीलिए उन्होंने इनको परंपराएं बना दिया था। और इन्हीं 75,000 कोशिकाओं के शरीर में जब ये चलता है तो उसमें उन लोगों ने अध्ययन किया कि डिस्टेंस का, जैसे मैंने शनि का बताया, शनि नीच का है तो इसका मतलब दूरी ज़्यादा है। हम कहते हैं सूर्य मेष में उच्च का है, मेष में सूर्य जाता है मई में, अप्रैल के बाद जो मई आती है उस टाइम सूर्य संक्रांति होती है, उस टाइम सूर्य उच्च का हो जाता है। सूर्य का उच्च का होने का मतलब है कि पृथ्वी के सूर्य बहुत नज़दीक है। अब उस टाइम जो खान पान में बदलाव करने चाहिए, जो सूर्य का जब सूर्य उच्च का होता है तो उससे गर्भ में जो बच्चा होता है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस टाइम जो पैदा होते हैं उन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हीं सब का अध्ययन 5,000 साल पहले, बहुत समय पहले अपने वेदों में अपने ऋषि मुनियों ने कर दिया था और उनके समाधानों को परंपराओं में डाल दिया था। और हम लोग जब से उन परंपराओं से छूटते जा रहे हैं तो हम लोगों को दिक्कत आ रही है। इसी में प्रोफेसर ब्लेज ने मानव शरीर की तुलना हाइड्रो टर्बाइन से की थी कि हाइड्रो टर्बाइन की तरह ये एयर से एनर्जी लेता है और किस तरह से बॉडी को एनर्जी देता है और उस एनर्जी से शरीर में किस तरह से चलता है। जॉर्जिया साइंस एकेडमी ने मानव शरीर के विद्युत उत्पादन पे अंतरिक्ष यात्री जो जाते थे उनके ऊपर अध्ययन किया। कर्बर्ग डैनियल ने सिद्ध किया कि मानव जीवन का लंबा होना और प्रजनन होना, ये दो क्रियाएं जो शरीर के अंदर पैदा होती हैं, ये शरीर के अंदर से नहीं होती। इनको प्रकट करने के लिए, इनको क्रियात्मक रूप में परिवर्तन करने के लिए बाह्य शक्तियाँ कार्य करती हैं। अब इनमें बाह्य शक्तियाँ प्रजनन के लिए कौन सी करती हैं? शुक्र की होती है, शुक्र भी बाह्य शक्ति है। तो इसीलिए इन शक्तियों को अवशोषित करके और किस तरह से अपने वेदों का सरलीकरण किया था, उसी से ही मंत्र बना था अहम ब्रह्मास्मि, एक दिव्य मंत्र जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। तो जो जीव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो ग्रहों से, ब्रह्मांड से और इनकी जो भ्रमण होती है उससे जो ऊर्जा बनती है, उससे जो आयन बनते हैं, उन आयनों से ब्रह्मांड से इंसान कैसे जुड़ा हुआ है। अपने यहाँ परंपराएं बनाई गई थी कि संधि काल में सुबह घूमने की और प्रातः उठने की, और 8 पैर बनाए गए, उनमें जो जो क्रियाएं करने के जो सिद्धांत बनाए गए थे उनके ऊपर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो अब विदेशों में रिसर्च हो रही है उन सब का पूरा प्रभाव रहा। अब इस अहम ब्रह्मास्मि यानी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ, ब्रह्मांड का कण कण मुझसे जुड़ा हुआ, और इसी से आगे का संबंध सूत्र बना वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें भातृत्व और अद्वैत का पर्याय है
कि ये एक कल्पना नहीं है। इस अद्वैत शक्ति से हम किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दीर्घ जीवन होना और प्रजनन होना ये जो शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आता है उसका भी ब्रह्मांड से संबंध है। और इसको हमारे ऋषि मुनियों ने सूत्र बना के, ज्योतिष में इन चीज़ों का अध्ययन बहुत पहले किया जाता था, परंपराओं में पालन किया जाता था, इसलिए आयु भी बहुत होती थी और जीवन बहुत अच्छी तरह से चलता था। ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट मैक। इनका मत था कि ब्रह्मांड के सभी कण आपस में मिलकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें बहुत गहन संबंध है और इनकी गति को पृथ्वी का जो चुंबकत्व होता है वो इनकी गतियाँ उसको प्रभावित करती हैं और इस हेरफेर से मानव जीवन और मानव स्वभाव अछूता नहीं रहता। और इसीलिए जब चंद्रमा अमावस्या होती है और चंद्रमा जब 0 डिग्री पे होता है, सूर्य प्रबल होता है और उसमें जब चंद्रमा को हम कहते हैं इक्वल डिग्री एक ही नक्षत्र में 0 पे आ जाता है तो उसको हम अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के दिन सूर्य में ज्वार भाटा आते हैं, मनुष्यों में तनाव बढ़ता है, पागल लोगों में पागलपन बढ़ जाता है और आप डॉक्टरों के यहाँ देखेंगे तो इस दिन बीमारियाँ सबसे ज़्यादा उभरती हैं अमावस्या पे। और अमावस्या में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके भी ऊपर आप देखना कि एक उनकी आनुवंशिकता का एक पूर्व प्रभाव, एक जिद्दीपन, एक जो उनका मन होता है विचलित उनका हमेशा रहता है। रशियन वैज्ञानिक कोमेवस्की ने शोध करके यह निष्कर्ष निकाला था कि हर 11 वर्ष में सूर्य में एक आणविक विस्फोट होता है और वो आणविक विस्फोट जिसका प्रभाव पृथ्वी पर ऐसा पड़ता है कि पृथ्वी पे युद्ध, क्रांतिकारी लोग जन्म लेते हैं, प्राकृतिक प्रकोप, महामारियाँ फैलती हैं। और इसको तो अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि हर 11 साल के बाद 12वें साल में जब सूर्य में आणविक विस्फोट होता है तो अर्थव्यवस्था भी उथल पुथल होती है। और आप अपना इतिहास और जितना जीवन आप जी चुके हैं उसमें हर 12 साल में एक परिवर्तन देखिए बड़ा होता है। और इसी के सिद्धांतों पे हमारे कुंभ पर्व बनाए गए जिनमें कि बृहस्पति जिस जिस क्षेत्र में 12 साल में एक आवृत्ति पूरी करता है तो उस जगह पे उन पे कुंभ मनाने की जो परंपरा बनाई गई, इसीलिए बनाई गई। कुंभ में जब आप जाते हैं, मेले में जब आप जाते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपको वहाँ ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं, उनसे आपको परंपराएं मिलती हैं, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के लोग मिलते हैं, एक देश से दूसरे देशों के लोग मिलते हैं। और उस टाइम सूर्य की, जल की और चंद्रमा की जो ऊर्जा बनती है उन्हीं ऊर्जाओं को मुहूर्त के रूप में परिवर्तित करके ये बताया गया कि आप इसमें नहाइए, ये पहला कुंभ है, ये दूसरा कुंभ है, इस टाइप से। लेकिन इन सब के जो संधि काल होते हैं उनमें एक ऊर्जा का बहुत, विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व होता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जितने तीर्थ क्षेत्र देखे हैं, तीर्थ क्षेत्रों को ढूंढा है, उन तीर्थ क्षेत्र में आप हर जगह पे जाइए, वहाँ आपको एक प्राकृतिक विशेषता जरूर मिलेगी। आप बद्रीनाथ चले जाओ, इतने ऊपर जाके भी वहाँ पे आपको गर्म पानी आ रहा है, इतने चिल्ड बर्फ में जहाँ पे कि 14-14 मीटर बर्फ जम जाती है, वहाँ पे गर्म पानी कैसे आ रहा? ज्वालाजी में अग्नि निकल रही है। आप केदारनाथ जाते हैं तो गौरी कुंड में भी आपको गर्म पानी मिलता है। ये सब प्राकृतिक स्रोत हमारे ऋषि मुनियों ने खोजे थे, इनके वैज्ञानिक अर्थ हैं और इनका ब्रह्मांड की ऊर्जा से बहुत गहन संबंध है। और जब हम अपनी परंपराओं का पालन करते हैं इसमें तो हमारी वैदिक संस्कृति मजबूत होती है। जिसपे कि अब मेरा ये सब बताने का अर्थ ये है कि अब विदेशों में इनके ऊपर बहुत काम हो रहा है। गियार्ड नामक वैज्ञानिक ने ज्योतिष के भौतिक शास्त्र के प्रकाश में एक ब्रह्मांड रसायन नाम का एक नया विज्ञान खड़ा किया। इस शास्त्र का विकास किया जा रहा है कि उनके अनुसार ब्रह्मांड एक शरीर है और कोई घटक इससे अलग नहीं है बल्कि संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कोई भी तारा कितना भी दूर हो लेकिन वो पृथ्वी के जीवन को प्रभावित करता है। प्रोफेसर ब्राउन, इनके अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य, चंद्रमा उपग्रह है,
पृथ्वी और चंद्रमा की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। मंगल, बुध, शनि आदि ग्रहों की गतियां पृथ्वी को प्रभावित करती हैं और उन्होंने इन ग्रहों के प्रभाव को समानुभूति नाम दिया और इन पे रिसर्च अब हुई है। लेकिन अपने देश में बहुत साल पहले अपने वेद शास्त्रों के अंदर इनके सबके सिद्धांत हैं, सबकी गणनाएं हैं और उनको इतना सरलीकरण कर दिया था कि उनके विच्छेद में, उनकी ऊर्जाओं में, उनकी गहन विषयों में आम आदमी नहीं जा पाता था, क्योंकि इतने शिक्षित नहीं होते थे। वो सिर्फ परंपराओं का पालन करते थे और परंपराओं के पालन से उनके जीवन में उन्नति होती थी। उस टाइम हिंदुस्तान को भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ईसा से बहुत साल पहले, हजारों साल पहले अपने देश में गुरुकुल चला करते थे, विज्ञान था, अंतरिक्ष के अध्ययन किए गए हैं और उन पे विदेशों में अब शुरुआत हो रही है और हम अपने देश में इनका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि हम अगर अपनी परंपराओं का पालन करते हैं तो उनके लाभों का हम खुद अनुभव कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं कि हमारी परंपरा में, हमारी पीढ़ी में, हमारी आने वाली पीढ़ी में किस तरह से दोष घटते हैं। इन सब का अध्ययन आपको इस शास्त्र में मिलता है। धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।